एक बार फिर से आ चुका हूं मैं अपने क्लास 10th के बच्चों के लिए, और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर को। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता होगा कि ये जो चैप्टर है ये आपके एनसीईआरटी साइंस की फर्स्ट चैप्टर है, और एनसीईआरटी साइंस की जो केमिस्ट्री पोर्शन है उसकी भी फर्स्ट चैप्टर है। मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहा हूंगा 3 पार्ट्स के अंदर में, जिसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम चैप्टर को खत्म कर चुके होंगे, और जो पार्ट 3 होगी उसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे इस चैप्टर से आए हुए या आ सकने वाले हर तरीके के अच्छे से लेके बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस के बारे में। तो आपका काम सिर्फ इतना होगा कि आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को अच्छे से देख के सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए अपने इस चैप्टर को बिल्कुल सही तरीके से एकदम डेप्थ में जाके हर एक पॉइंट को समझ के क्रिस्टल क्लियर करोगे। तो बिना कोई जाया करते हुए स्टार्ट करेंगे आज के अपने इस पार्ट 1 को, जो कि बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। चलो भाई, पूरे एनर्जी के साथ मेरे साथ मिलके आप बोलेंगे क्या? राधे राधे। आओ भाई, आओ भाई, नहीं मतलब आओ भाई। चलो, तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर है हमारा। सबसे पहली बात, सर केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, हमें पहले ये सीखना है। अब केमिकल सबको मैं समझाता हूं, ध्यान से देखो। पहले तो आपको मैं बता दूं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। इसकी डेफिनेशन कहती है कि कोई ऐसी प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई नई चीजें बनती है नए प्रॉपर्टीज के साथ। पहले आप उसको दिमाग में डाल लो, मैंने क्या बोला? केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई नई चीजें बनती है नए प्रॉपर्टीज के साथ। नई चीजें बनती है नए प्रॉपर्टीज के साथ। ये प्रोसेस जहां होता है उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। सर मतलब समझ में नहीं आया कि नई चीजें बनती है नए प्रॉपर्टीज के साथ, इसका मतलब समझ में नहीं आया। अभी समझाता हूं। देखो भाई, अगर मैं आपसे पूछूं आपने क्या रिएक्शन देखा है कि H2 + O2 क्या होती है? सर बहुत आसान है, वाटर बनती है H2O। क्या आपको पता है? बिल्कुल पता है सर। याद रखना, सबसे पहली बात मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हमने ये बोला है कि केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ऐसी कोई प्रोसेस जहां पे नई चीजें नए प्रॉपर्टीज के साथ बने उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब बहुत बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा कि नई चीजें बननी मतलब बन रही है, ये तो मैं समझ में आया सर, लेकिन जो नए प्रॉपर्टीज के साथ बोल रहे हो आप, इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो H2 + O2 क्या बन गया? H2O। आपको पता हो H2O क्या है? तो सर कंबस्टिबल सब्सटेंस है। मतलब क्या? अगर इसको आप जलाओगे तो भाई ये जलेगा, कंबस्टिबल सब्सटेंस। O2 क्या है? सपोर्टर ऑफ कंबशन। क्या है? सपोर्टर ऑफ कंबशन। कंबशन। ध्यान से देखना, हाइड्रोजन क्या था? कंबस्टिबल सब्सटेंस। व्हाट डू यू मीन बाय कंबस्टिबल सब्सटेंस? कंबस्टिबल सब्सटेंस का मतलब होता है जो जल सके। जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंस है, मतलब जो जल सकते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन क्या होता है? अरे कंबस्टिबल सब्सटेंस है जो जल सकता है। ऑक्सीजन क्या है? सपोर्टर ऑफ कंबशन, मतलब जो जलाएगा। ये जलेगा, ये जलाएगा। लेकिन इन दोनों के मिलने से बना क्या? सर वाटर, जो क्या करता है? बुताएगा। अरे ये जलेगा, ये जलाएगा, ये बुताएगा। मतलब वाटर के पास न्यू प्रॉपर्टीज है कि नहीं? पहली बात, वाटर है क्या? न्यू सब्सटेंस। न्यू सब्सटेंस, बिल्कुल सर, न्यू सब्सटेंस है। और इसके पास क्या है? न्यू प्रॉपर्टी ना। ये क्या है? न्यू प्रॉपर्टी है इसके पास। सर कौन सी प्रॉपर्टी? कहीं की मतलब कहीं बाहर घर की या पैसों की प्रॉपर्टी नहीं। इसके जो गुण है, इसकी जो मतलब क्वालिटी है, वो चेंज हो गई। किससे? जिससे मिलके बनी हुई है उससे। जनरली क्या होता है, जैसे मान लो कि आपके घर में कोई बेबी हो रहा है, मतलब बेबी मतलब पैदा हो रहा है, तो भाई जनरली जब बच्चे पैदा होने वाले होते हैं तो उस बच्चे के नानी और दादी जो होते हैं वो दोनों उसके इर्द गिर्द रहते हैं, उसकी मम्मी के इर्द गिर्द रहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो नानी गोद में उठाती है और नानी अपना इंप्रेशन दिखाने को क्या बोलती है? ए ये तो मेरी बेटी पे गया है। लेकिन दादी बोलती है, दादी थोड़ी रहती है बूढ़ी, वो बोलती है नहीं नहीं ये तो मेरे बेटे पे गया है। ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है, और ऐसा है भी, कि भाई जनरली जो बच्चा जिस मम्मी और पापा का होता है उस बच्चे की शकल सूरत उसके मम्मी पापा पे ही जाएगी। ऐसा होता है इंसानों में, केमिकल रिएक्शन में नहीं। केमिकल रिएक्शन इसका उल्टा कहता है कि भाई जो चीज जिन चीजों से मिलके बन रही है उसकी प्रॉपर्टी वो जिनसे मिलके बनी है उससे अलग होगी। ऐसा है भी। अरे केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म। ये क्या है? दुश्मन है कंबशन का, ये कंबशन होने नहीं देगा। कौन? पानी। तो भाई हाइड्रोजन
जलने वाले और जलाने वाले से मिलके बना क्या, बुताने वाला। क्या कोई दिक्कत की बात है? एकदम आसानी के साथ आपको समझ में आ गया है? बिल्कुल आ गया है। तो अब चलते हैं हम सीधा किसके ऊपर में, केमिकल रिएक्शन के डेफिनेशन के ऊपर में। बहुत सिंपल लिखा हुआ है क्या, कि केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। बिल्कुल देखा है हमने। अरे H2 क्या था, जलने वाला चीज था। ऑक्सीजन क्या था, जलाने वाला चीज था। इन दोनों के मिलने से बना क्या, वाटर, जो क्या करेगा, बुता देगा। अरे दुश्मन है कंबशन का। क्या कोई दिक्कत की बात? बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा कि ऐसी कोई प्रोसेस जहां पे कुछ नई चीजें बने नए प्रॉपर्टीज के साथ। बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, एकदम सही चल रहा है। 5 मिनट बीत चुके हैं। चलिए अब हमने खत्म कर लिया है केमिकल रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में। अच्छा आपको एक चीज और मैं सिखा दूं, जैसे ये H2 प्लस O2 था तो ये क्या बना, H2O बना। अब ये जो H2 और O2 हैं ये क्या है, रिएक्टेंट। क्या है, रिएक्टेंट। मतलब जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं जो चीजें, जो सब्सटेंसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जो चीज रिएक्टेंट्स तो है ना, चलो इसको क्या बोलते हैं, जो फॉर्म होता है, जो चीज बनती है, वो जो नई चीज बनी है, नई सब्सटेंस बनी है नए प्रॉपर्टीज के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। अरे कोई काम करोगे आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। कहते हैं ना, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड फलाना ढिमकाना कुछ कुछ। ठीक है भाई, क्लियर है? ये क्या होगा, रिएक्टेंट। ये क्या होगा, प्रोडक्ट। अब चलते हैं हम आगे बात करते हैं भाई। हाँ उससे पहले एक चीज और क्या है सर, ध्यान से देखना। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो ऐसा आप कभी नहीं देखोगे कि मान लो इधर हाइड्रोजन था, इधर ऑक्सीजन था, इधर सोडियम आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ एलिमेंट डज नॉट चेंजेस, डू नॉट चेंजेस इनटू अनदर एलिमेंट। हाइड्रोजन का एलिमेंट कोई और एलिमेंट नहीं बन जाएगा। ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट है ना, ये कोई और एलिमेंट नहीं बन जाएगा। अरे हाइड्रोजन के जो एटम्स थे ना, H2 और O2, इनके एटम का बस रीअरेंजमेंट होगा। मतलब जो ऐसे अलग अलग थे ये एक साथ आ गए, H2O, मतलब एक ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन। ऐसे बन गई कहानी। इसमें किसी एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं हो जाते हैं। हाइड्रोजन सोडियम में नहीं हो जाएगा चेंज, ऑक्सीजन फ्लोरीन में नहीं हो जाएगा चेंज। जो एलिमेंट्स यहां रहेंगे वही एलिमेंट यहां भी रहेंगे। बस फर्क की बात इतनी है कि इनका रीअरेंजमेंट होगा। जैसे यहां पे थे वैसे यहां पर नहीं होंगे। क्या कोई दिक्कत की बात? अरे मान लो अगर आप घर से स्कूल जाते हो तो घर में मान लो आपका नाम राहुल है तो स्कूल में आपका नाम कुछ और होगा। आप घर में जो आप बेटे थे उससे आप रीअरेंज हो गए एज ए स्टूडेंट इन योर स्कूल, रहे तो आप वही इंसान ना। ऐसे ही हाइड्रोजन किसी दूसरे एलिमेंट में या ऑक्सीजन किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं हो जाएगा। ओनली द रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट विल टेक प्लेस। जैसे भाई फॉर एग्जांपल बहुत से एग्जांपल हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में हमने क्या मिला दिया, वाटर, तो क्या बनेगा सर, CaOH होल ट्वाइस। पता है इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। ये क्या बना है, स्लग लाइम, बीच में तो वाटर है ही। अब कह रहा हूं मैं ये जो CaO है कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो वाटर है H2, मतलब इसमें कैल्शियम ऑक्सीजन है, इसमें क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहां पे जो चीज बन के आई है वो इन्हीं एलिमेंट से मिलके बनी होगी। बस फर्क ये होगा इनका रीअरेंजमेंट हो गया। पहले कैल्शियम ऑक्साइड अलग थी, अभी ये मतलब ये अलग थी, अब क्या दोनों साथ में आ गए हैं। कैल्शियम देखो यहां, ऑक्सीजन यहां, हाइड्रोजन यहां, सब साथ में आ गए। क्या कोई दिक्कत की बात नहीं? तो रीअरेंजमेंट हुआ है एटम का, कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम क्लियर है। देखो भाई वही चीजें यहां लिखी हुई हैं कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, chemical reaction atoms of one element do not changes into atoms of another element। क्लियर है? अरे एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होगा, ओनली द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। एकदम क्लियर है भाई, एकदम क्लियर, अच्छे से। रिएक्टेंट क्या होती है, द सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। बहुत आसान बता दिया मैंने। ये क्या होती है, प्रोडक्ट्स। द न्यू सब्सटेंसेस formed as a result of chemical reaction are called product। मतलब जो नई चीजें बनती है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप में, उसके रिजल्ट के फॉर्म में, उसका रिजल्ट मिले आपको इस फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या कोई दिक्कत की बात समझ में आ गया है? मैं स्लाइड भी छोड़ दिया आप लोगों के लिए, आप लोगों ने नोट डाउन भी कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है भाई, वीडियो को पॉज करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ो। आगे चल रहे हैं हम लोग। कहां भाई सर, एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में क्या क्या है। सबसे पहला है आपके सामने में सावरिंग ऑफ मिल्क। आपने देखा होगा कि दूध कभी कभी खट्टे हो जाते हैं, तो ये कैसे हो, अरे दूध तो पहले नहीं था ना खट्टा,
अभी खट्टा हो गया, कुछ देर बाद जब गर्मी में छोड़ रहे, अभी गर्मी चल रहा है, बहुत भयंकर गर्मी चल रहा है, अगर इसमें हम दूध को छोड़ देते हैं काफी लंबे टाइम तक के लिए तो वो खट्टा सा हो जाता है। तो पहले खट्टा नहीं था ना, अब हुआ है ना, न्यू प्रॉपर्टीज, न्यू सब्सटेंस बन गई है, वो क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्लियर है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। अरे पहले दूध था, दही बन गया, नई चीज बनी है नए प्रॉपर्टीज के साथ, केमिकल रिएक्शन। कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाते हैं, मैं बहुत सारा मसाला वसाला डालती है, खाना पक जाता है, पहले पका हुआ नहीं था, क्या उस टाइम जैसा उसका टेस्ट था पकने के बाद वैसा ही टेस्ट होता है? नहीं, नई टेस्ट आती है, नई चीज बनी, केमिकल रिएक्शन भाई। ऐसे ही सारे डाइजेशन ऑफ फूड, खाना पचता है, ऐसा तो होता नहीं है ना कि आप खाना खा तो चावल दाल तो आपके पूरे बॉडी में चावल दाल ही निकलते हैं, चावल दाल के फॉर्म में आपको एनर्जी मिलता है, नहीं, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो आपने खाना खाया, वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, तो नई चीज बन रही है ना नए प्रॉपर्टी के साथ, बस केमिकल रिएक्शन। रिस्पिरेशन, केमिकल रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन, केमिकल रिएक्शन। उसका राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब क्या, जो फ्रूट्स सड़ रहे होते हैं, गल रहे होते हैं, ये भी क्या है, आपने देखा होगा जब आप सेब को काट के रखते हो कहीं पे तो पहले वो रहता है एकदम उजला उजला सा, जैसे उसको काट के हम छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए तो एक ब्राउनिश लेयर उस पे आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि वहां केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्यों? वो सड़, मतलब उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऐसे ही अगर बहुत लंबे टाइम तक के लिए अगर आप कोई फ्रूट को छोड़ देते हो वो सड़ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। क्लियर है? एग्जाम्पल। अच्छा, अब बारी आई हमें सीखने की कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसका सबूत क्या है। आपने अक्सर सुना होगा अपने मम्मी को कहते हुए, आप लोगों को, जब आप लोग अपने भाई बहन में सिबलिंग्स में झगड़ते होगे, मम्मी आपसे कहती होगी, यार कुत्ते बिल्ली की तरह मत झगड़ो, कैसे कुत्ते की तरह रह रहे हो, कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ रहे हो। ऐसा क्यों बोलती हैं? कि कुत्तों बिल्ली का जो लड़ना होता है उसका एक अंदाज होता है, जब आप भी उसी अंदाज से लड़ते हो, मम्मी क्या कहती है कि कुत्ते बिल्ली की तरह मत लड़ो। क्या कोई दिक्कत की बात? ऐसे ही अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसके कुछ फीचर्स होते हैं, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब कि कुछ चीजें हैं जिसको देख के आप ये बता सकते हो कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो अगर कहीं पे आपको, अभी मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या चीजें हैं जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अगर कहीं पे आपको उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी दिखती है कहीं पे कि भाई ऐसा हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या कोई दिक्कत की बात है? बिल्कुल भी नहीं। हम चलेंगे कहां पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। आर एक्शन मतलब रिएक्शन, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, नया जमाना है ना तो थोड़ा सा डेवलप होना पड़ेगा। आप लोग पूरा लिखेंगे, ये नहीं आगे आप एग्जाम में लिखेंगे यही आर एक्शन, नंबर नहीं मिलेगा। चलो भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कहीं पे हो रहे हैं, इसका सबूत क्या है, आप कैसे पहचानो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है? पहला भाई, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कहीं पे गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, तो गैस निकल रही है, आप आंख मूंदो और क्या बोलो, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। आगे भाई, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर कहीं पे प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्रेसिपिटेट होती है कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जब आप दो चीजों को मिलाओ और कोई एक सॉलिड सब्सटेंस बन के रह जाए जो कि सॉल्युबल नहीं है, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर कहीं पे प्रेसिपिटेट बन रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद चेंज इन कलर, और कहीं पे कलर चेंज कर रही है तो क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन हो रही है। एकदम सिंपल है कि नहीं? सिंपल है। अब सबका एग्जांपल लिखेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। अब आगे, चेंज कलर हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। कभी कभी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, जैसे आपको मैंने दिखाया था सबसे पहले ये वाला रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ? पानी के साथ। कहां आ गया भाई? ओहो, ये जो रिएक्शन होती है भाई, ये रिएक्शन जहां पे हो रही होगी वहां की टेम्परेचर बढ़ जाती है। अगर कैल्शियम ऑक्साइड में आप पानी मिलाते हो किसी कंटेनर में, तो उस कंटेनर की टेम्परेचर बढ़ जाएगी। टेम्परेचर चेंज हुई ना, तो चेंज होना टेम्परेचर का क्या बताता है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्लियर एकदम? उसके बाद चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट चेंज कर जाए तो हम क्या बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। भाई बिल्कुल क्लियर है। फोन बच गया था, मैंने आपको बंद कर दिया उसको। अब आगे 5 चीजें। पहली चीज इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तीसरी चेंज इन कलर, चौथी चेंज इन टेम्परेचर, पांचवी चेंज इन स्टेट। खत्म। यही है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अगर इन पांचों में से कोई एक चीज हो रही है तो आप क्या बोलोगे, वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। खत्म। तो सबसे पहले बढ़िया कहां पे, इवोल्यूशन ऑफ गैस पे। एग्जांपल देखेंगे भाई। अब यहां पहली पॉइंट कि सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस।
कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसको हम पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसके थ्रू? बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस के थ्रू। पहला एग्जांपल इसका, कहते हैं जब आप बीकर में या फिर आप फनल बोलते हैं ना उसको, किसी कंटेनर में क्या करेंगे, जिंक ग्रेन्यूल्स लेंगे। जिंक ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होता है? ग्रेन्यूल्स, GRANULES। ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होता है? जिंक के जो मतलब टाइप के होते हैं उसको बोलते हैं ग्रेन्यूल्स। तो जब जिंक के ग्रेन्यूल्स लेंगे आप, उसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। ध्यान सुनना, जब जिंक ग्रेन्यूल्स में आप क्या डालेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और भी चीजें बनती हैं, लेकिन आपको स्पेशली किस पे ध्यान देना है? इवोल्यूशन ऑफ गैस पे ना। तो गैस निकल रहा है, कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। कब? जब जिंक ग्रेन्यूल्स में हम क्या डाल रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ ना, गैस निकला ना, मतलब क्या? वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। वही कह रहे हैं यहां पे, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन BETWEN को मैंने B/W लिखा है, बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स and dilute sulfuric acid is characterized by, recognized by, identified by क्या? The evolution of hydrogen gas। याद कर लेंगे, when zinc granules is reacted with, simply आप ये बोलेंगे the chemical reaction between zinc granules and dilute sulfuric acid is characterized by or identified by or recognized by the evolution of hydrogen gas। एकदम सिंपल, क्लियर, एकदम क्लियर। दूसरा एग्जांपल इसका, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लिखा हुआ है यहां पे, बाय द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। भाई देखो सिंपल, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेन्यूल्स की रिएक्शन को हम आइडेंटिफाई करते हैं विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। और सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन को हम कैरेक्टराइज करते हैं बाय द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एकदम क्लियर है भाई, एकदम क्लियर। एग्जांपल्स याद करने होंगे आपको, वैसे पूछा तो नहीं है, फिर भी अगर आपको अच्छे से नॉलेज चाहिए याद करना होगा। चलते हैं हम आगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, पहली बात आप सीखो कि प्रेसिपिटेट होती क्या है। अब प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट, मतलब दो चीजों को आपने रिएक्ट करवाया है, अब इससे जो आपको प्रोडक्ट मिला है कैसा? सॉलिड वाला प्रोडक्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। पढ़ रहे हैं आगे, a precipitate is a solid product which separates out from the solution during a chemical reaction। जब आप किसी दो चीजों केमिकल रिएक्शन करवाते हो, उसमें से केमिकल रिएक्शन होने के बाद आपको जो सॉलिड प्रोडक्ट बच जाता है जो कि इनसॉल्युबल है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब सब केमिकल, वही बात कि कुछ केमिकल रिएक्शन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैरेक्टराइज कर सकते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्लियर है? पहला इसका एग्जांपल होगा कि जब लेड नाइट्रेट की रिएक्शन होती है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, लेड नाइट्रेट की हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो क्या बनता है? येलोइश लेड आयोडाइड। तो येलोइश लेड आयोडाइड जो है, याद रखेंगे कि लेड आयोडाइड की जो कलर होती है वो कैसी होती है? येलो। क्योंकि कलर पे भाई बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको इस चैप्टर से, तो आपको याद रखना है। जब हमने पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट करवाया लेड नाइट्रेट के साथ, तो क्या बना? लेड आयोडाइड, येलो कलर का। तो भाई प्रेसिपिटेट बना ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के थ्रू कैरेक्टराइज करना कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। पढ़ लेंगे, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ येलोइश लेड आयोडाइड। अब यही नहीं, एक एग्जांपल है क्या कि मैंने बेरियम क्लोराइड, कहां गया? बेरियम क्लोराइड इज रिएक्टेड बिटवीन विद सल्फ्यूरिक एसिड, दैट रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट कलर बेरियम सल्फेट। ये भी याद रखेंगे, लेड आयोडाइड की कलर होती है येलो, बेरियम सल्फेट की होती है व्हाइट। क्लियर है? मैं स्लाइड से हट रहा हूं, आप नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से। आगे बढ़ूं मैं, सिंपल एग्जांपल आपको याद करने पड़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के दो एग्जांपल। पहला एग्जांपल है कि जब लेड नाइट्रेट रिएक्ट करेगी पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो येलो कलर की फॉर्म होगी लेड आयोडाइड। क्लियर? अब ये प्रेसिपिटेट है, येलोइश लेड आयोडाइड क्या है? प्रेसिपिटेट है। दूसरा रिएक्शन है कि व्हेन बेरियम क्लोराइड इज रिएक्टेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इट प्रोड्यूसेस व्हाइट कलर्ड बेरियम सल्फेट। दिस इज आल्सो नोन एज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एग्जांपल टू आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? आगे चलूं मैं? बिल्कुल सर। चेंज इन कलर, बहुत हलवा है। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर। अगर कलर चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो भाई अगर किसी पे कलर चेंज हो रहा हो, क्या बोलोगे? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। पहला एग्जांपल से क्या होगा? जब साइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन के साथ।
आपको जनरली पता होगा, आपने क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा कि पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन की कलर कैसी होती है, पिंक, पर्पल बोलते हैं उसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट को जब आप साइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाते हो तो वो पर्पल कलर छोड़ के कलरलेस बन जाती है। वही लिखा हुआ है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। एकदम आसान भाई, एकदम आसान। आगे, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, जब एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऊपर से आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करवाओगे, जब मैंने क्या बोला, पोटेशियम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करवाओगे तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज होता है, वो ऑरेंज से कन्वर्ट कर जाता है ग्रीन में। लिखा हुआ यही, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। ऑरेंज से ग्रीन बन जाता है। मैं स्लाइड से हट रहा हूं, आप लोग लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, सॉरी नोट डाउन करेंगे। आगे चलो मैं बिल्कुल। अब है चेंज इन टेम्परेचर। अब कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जहां पे टेम्परेचर चेंज करने से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चेंज इन जो क्या लिखा है मैंने, चेंज इन टेम्परेचर जो है इसका मतलब दो है। जनरली बच्चे ये समझते हैं कि सिर्फ बढ़ना, और टेम्परेचर बढ़ जाए उसी को बोलेंगे चेंज इन टेम्परेचर। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। अगर टेम्परेचर घट रहा है या बढ़ रहा है, दोनों में से कुछ भी हो रहा है, मतलब पहले जो था उसमें चेंज आ जाना, या तो घट के चेंज आए या तो बढ़ के चेंज आए, उसको हम क्या बोलेंगे कि चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। तो चेंज, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, इधर राइज और फॉल। तो टेम्परेचर राइज करे वो भी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर ही है। टेम्परेचर फॉल करे वो भी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर ही है। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। अब द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर, CaO प्लस क्या, H2O। सबसे पहला रिएक्शन आपको दिखाया था मैंने सेकंड स्लाइड पे, वो क्विकलाइम और वाटर का रिएक्शन क्या फॉर्म करने को, टू फॉर्म स्लेगलाइम। मैंने बताया भी था, CaOH होल ट्वाइस। आप लोग इसको नोट कर लो कहीं पे, CaO को बोलते हैं, ये CaO है कौन, क्विकलाइम। वाटर क्या होता है, बहुत आसान है सर, ये क्या लिख रहे हो, H2O। स्लेगलाइम क्या होता है, मैं यहां लिख दूं Ca, ओहो ऐसे नहीं लिखा जाए, ये ऐसे देखो, CaOH होल ट्वाइस। ये है क्या, स्लेगलाइम का फॉर्मूला। मैं सबका लिख दिया, आप भी नोट कर लेंगे। CaOH होल ट्वाइस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन टेम्परेचर व्हिच इज राइज इन टेम्परेचर। मतलब जहां पे रिएक्शन करवा रहे होगे, जिस कंटेनर में, जिस टैंकर में, जहां भी, वहां की टेम्परेचर बढ़ जाती है। आपने घर में भी देखा होगा, जब चूना वूना होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड का एक मतलब पाउडर आता है, मतलब क्या मिलाते हैं भाई, पानी, क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब स्लेगलाइम। ये स्लेगलाइम CaOH होल ट्वाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन जहां हो रही होगी उस कंटेनर का, उस जगह की टेम्परेचर बढ़ जाएगी। तो देखो यहां लिखा हुआ, व्हिच इज राइज इन टेम्परेचर, मतलब चेंज इन टेम्परेचर से आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि क्विकलाइम रिएक्ट करती है वाटर के साथ। क्लियर है, और वो चेंज कैसा है, बढ़ने का, राइज है। अब आगे, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड एमोनियम क्लोराइड की जो रिएक्शन होती है, क्या फॉर्म करने को, एमोनिया, कहां गया, कहां गया, टू फॉर्म एमोनिया एंड वाटर। बेरियम क्लोराइड, एमोनिया एंड वाटर। बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन एमोनियम क्लोराइड के साथ क्या फॉर्म करने को, बेरियम क्लोराइड अलोंग विथ एमोनिया एंड वाटर। ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर घट जाता है। मतलब जहां पे जिस टेस्ट ट्यूब में आप मान लो रिएक्शन करवा रहे होगे, टेस्ट ट्यूब में अगर आप करवा रहे हो, तो उस टेस्ट ट्यूब की जो बॉटम की लेयर होगी वो ठंडी पड़ जाएगी, इसमें बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होता है। यहां पे चेंज इन टेम्परेचर था कि टेम्परेचर बढ़ रहा था, यहां पे चेंज इन टेम्परेचर है कि टेम्परेचर घट रहा है। क्या कोई दिक्कत की बात, समझ में आपको आई है बात, अच्छे से क्लियर होगा एकदम। कब, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन ammonium chloride and barium hydroxide is characterized by the change in temperature, that is fall in temperature। क्लियर है, एकदम क्लियर। आगे चलूं, अच्छा मैं आगे चलने से आपको मैं एक चीज बता दूं कि केमिकल रिएक्शंस को ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज, लिख लेना कहीं पे, ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज हमने दो हिस्सों में बांट दिया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज मतलब हीट क्या एक्सचेंज हो रहा है उसके बेसिस पे,
हम दो इसमें बांटा हुआ है। पहला होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन बहुत सिंपल है। एक्सो मतलब क्या? एग्जिट। थर्मिक मतलब क्या? हीट। अगर कहीं पे हीट का एग्जिट हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, रिलीज ऑफ, यहां पे एक्सोथर्मिक में क्या होता है? रिलीज, हीट रिलीज। लिखता हूं मैं ऐसे, हीट, हीट रिलीज। नाम से क्लियर है, देखो ना। एक्सो मतलब एग्जिट, और थर्म मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, अगर स्कूल में आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा ना, डिकम्पोजिशन तीन तरह की होती है, थर्मोलाइटिक, फोटोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक। थर्मोलाइटिक मतलब क्या होता था? हीट की वजह से। थर्म मतलब क्या? हीट। एक्सो मतलब क्या? एग्जिट। जहां पे हीट का एग्जिट हो उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये क्या है? हीट रिलीज हो रहा है यहां पे। लेकिन ये जो एंडो मतलब क्या? ईएन, ईएन मतलब क्या होता है? एंट्री। ये मतलब क्या है? एंट्री। मतलब क्या? इसमें हीट आपको देना पड़ेगा। और थर्मिक मतलब क्या? सर हीट। तो जहां पे हीट एब्जॉर्ब हो, जहां पे हीट रिलीज, एक्सोथर्मिक। जहां पे हीट एब्जॉर्ब हो उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। A chemical reaction in which heat is released or evolved is known as exothermic reaction, and a chemical reaction in which heat is absorbed is known as endothermic reaction. इसका एग्जांपल दिखाऊंगा, घबराओ नहीं, बिल्कुल नहीं, एक मैं दिखाऊंगा आपको इसके इनके एग्जांपल्स। ये होते हैं दो तरह के हीट एक्सचेंज के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट्स। क्लियर एकदम? आगे चलो, मैं आगे। चेंज इन स्टेट आखिरी। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट। मतलब स्टेट पहले कुछ और था, बाद में कुछ और बन गया। क्या बोलते हैं हम इसको? सर इसको बोलते हैं हम लोग चेंज इन स्टेट के थ्रू आइडेंटिफाई करना केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। पहला एग्जांपल, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रैन्यूल्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड। बिल्कुल सही बात, आपने रिएक्शन देखा भी हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर जगह आता है, कॉमन एग्जांपल है ये। जब जिंक ग्रैन्यूल्स में हम सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवा रहे थे, क्या फॉर्म हो रहा था? हाइड्रोजन गैस। अरे जिंक ग्रैन्यूल्स कैसा रहा होगा? सॉलिड। सल्फ्यूरिक एसिड कैसी रही होगी? लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के मिलने की वजह से क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस। गैस बन रहा है ना, तो सॉलिड लिक्विड से क्या बन गया? गैस। दिस इज द एग्जांपल ऑफ चेंज इन स्टेट। लिखा हुआ है, खुद से पढ़ेंगे आप लोग आगे। द रिएक्शन बिटवीन एमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। हाँ, ध्यान से। द रिएक्शन बिटवीन एमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म एमोनियम क्लोराइड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन स्टेट फ्रॉम गैस टू सॉलिड। कैसे सर? कैसे? आपको मैं दिखाता हूं, इसका एग्जांपल दिखाता हूं। आगे दिखा दूं? आगे दिखा देता हूं। क्या बोला? एमोनिया किसके साथ? हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करती है, क्या बनाने को? एमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। आपको बता दूं मैं, ये भी गैस, ये भी गैस, ये क्या? लिक्विड। सॉरी, ये क्या? सॉलिड। यहां पे लिखा हुआ है सॉलिड, लिखा नहीं हुआ, होता ही है सॉलिड। देखो जरा ध्यान से। The reaction between ammonia and hydrogen chloride to form ammonia and hydrogen chloride। एमोनिया क्या? एमोनिया NH3, ये क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड। इनका रिएक्शन क्या करने को? टू फॉर्म एमोनियम क्लोराइड NH4Cl इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन स्टेट फ्रॉम गैस टू सॉलिड। ये दोनों क्या थे? सॉरी, ये दोनों क्या थे? गैस थे। गैस से क्या बना है? सॉलिड बना है। ये क्या है? चेंज इन स्टेट का एग्जांपल है। क्लियर है? एकदम क्लियर है। आगे चलो मैं, आगे 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 आगे। एक रिएक्शन और है, बर्निंग ऑफ कैंडल। ये तो बहुत तगड़ा एग्जांपल है, किसका? चेंज इन स्टेट का। क्यों? इसमें वैक्स तो होती है सॉलिड, जब जलती है तो क्या होता है भाई? वहां पे वाटर फॉर्म होता है। जब आप कभी अगर कैंडल जलाते हो, वाटर फॉर्म होता है अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होता है। मतलब एक सॉलिड वैक्स कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में, वाटर में, और किस में? गैस में। खत्म कहानी। क्लियर? एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से क्लियर है। सुन में आपको आ गया अच्छे से भाई? ये है चेंज इन स्टेट। ये आपके पास 5 तरीके हैं जिसके थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। पहला, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तीसरा, चेंज इन कलर। चौथा, चेंज इन टेम्परेचर। पांचवा, चेंज इन स्टेट। खत्म कहानी। इससे हमने इन 5, ये ऐसे 5 तरीके हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। क्लियर है एकदम अच्छे से? आगे चलूं मैं? बिल्कुल भाई, आगे। केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है सर? बहुत सिंपल है,
टाइम कितना हुआ, बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे हम, मुश्किल से 15 मिनट और बहुत हो जाएगा, 15 मिनट, उससे पहले मैं खत्म कर दूंगा। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अच्छा देखो, आपको देखा केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। आप क्या हमेशा ऐसे लिखना पसंद करोगे? आपको तो ये अच्छा लगता है ना कि सर सिंपली H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O। आप किसी को मैं बोलूं कि ऐसे लिखो भाई, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको बहुत टाइम लगेगा। और केमिस्ट्री में तो बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, अगर सारे रिएक्शंस को अगर हम वर्ड के फॉर्म में लिखने बैठ गए तो हमारा दिन बीत जाएगा, हम परेशान होंगे इसमें। तो इस चीज से निजात पाने के लिए, इस चीज से छुटकारा पाने के लिए हमने क्या किया, हमने बोला कि इसको लिखने का हम एक तरीका अपनाएंगे जिससे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को आसानी के साथ लिख ले। यहां पे क्या है, ध्यान से देखना भाई, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स यू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो हमने क्या बोला, हम एक तरीका ऐसा अपनाते हैं जिसमें जिंक का, आपको तो पता है कि जिंक का कोई सिंबल होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का कोई सिंबल फॉर्मूला होगा। याद रखना, एलिमेंट के सिंबल होते हैं और कंपाउंड के फॉर्मूला होते हैं। एलिमेंट के सिंबल होते हैं और कंपाउंड के फॉर्मूला होते हैं। अरे H2SO4 क्या है, फॉर्मूला है ना, CaOH वोल्टोस क्या फॉर्मूला है, CaO फॉर्मूला। लेकिन कैल्शियम का Ca सिंबल होता है, सोडियम का Na सिंबल होता है, आयरन का Fe फेरम से आया है, लैटिनम फेरम होता है, ये सिंबल है। लेकिन Fe2O3 ये फेरिक ऑक्साइड, ये कंपाउंड है, तो कंपाउंड का हमेशा क्या होगा, फॉर्मूला, और एलिमेंट का क्या होगा, हमेशा सिंबल। ये बात याद रखेंगे आप। तो अब कहते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है, आप पढ़ो, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले। सिंबल किसका, ऑफ द सब्सटेंसेस, सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। नहीं समझ में आया, फिर से पढ़ूंगा मैं, देखो, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। भाई केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे सब्सटेंस होंगे, उन सब्सटेंस को जब आप उनके सिंबल्स, अगर एलिमेंट है तो उनको सिंबल से आप कर दो रिप्रेजेंट, अगर कंपाउंड है तो आप करोगे फॉर्मूला से रिप्रेजेंट। तो जब आप किसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो आपको सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं, उनके सिंबल से और उनके फॉर्मूले से आप उनको रिप्रेजेंट करके उस केमिकल रिएक्शन को अगर एक्सप्रेस कर देते हो, तो इसी मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। फिर से अगर आप परेशान हो रहे हो तो वीडियो को बार बार देखो, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो ध्यान से। अरे कोई एक ऐसी मेथड जिसमें हम किसी अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे हाइड्रोजन मिल रही है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाने को, पानी बनाने को, वाटर बनाने को, इसको हम कैसे लिखेंगे, H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O। तो हमने क्या यूज किए हैं, हाइड्रोजन के सिंबल को यूज किया है, ऑक्सीजन के सिंबल को यूज किया है कि H2 O2, ये सब क्या है, सिंबल है ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन के। इसमें क्या बना है, फॉर्मूला ऑफ वाटर H2O। तो हमने सिंबल्स एंड फॉर्मूले के मदद से क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया केमिकल रिएक्शन को। दिस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। यहां देखो ये क्या केमिकल रिएक्शन है, जो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके सिंबल के थ्रू, जिंक का सिंबल Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। क्लियर है, एकदम क्लियर है। आगे इससे क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, तो ZnSO4। और क्या बनेगा सर, हाइड्रोजन गैस, खत्म H2। देखो हमने क्या किया, अरे केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व थी, उनके सिंबल्स और फॉर्मूले से हमने उनको रिप्रेजेंट कर दिया, एंड दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन हैज बीन टर्म्ड एज केमिकल इक्वेशन। क्लियर, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया भाई। आगे चलो मैं, बिल्कुल सर। अब बारी आती है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, पढ़ते हैं, समझते हैं आराम से। A balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements in the reactants and the products. रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, इस साइड को क्या बोलते हैं हमेशा हम, याद रखना, रिएक्टेंट, इस साइड को प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो आपको एलिमेंट्स नजर आते हैं, या जो भी चीजें, जो आपको चीजें हैं वो नजर आती हैं, नहीं सॉरी, एलिमेंट की बात करेंगे हम। A balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements in the reaction and product. यहां पे कार्बन कितना, 1, ऑक्सीजन कितना, 2, यहां पे कितना, 1 2।
बैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि इनके पास इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ दी साइड्स हैं। दोनों साइड पे जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स जो है वो क्या है? इक्वल हैं। अरे यहां पे देखो यार ध्यान से, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऐसे लिखें, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं मैं रिएक्टेंट्स में और यहां पे लिख रहा हूं मैं प्रोडक्ट में। कार्बन कितना है भाई रिएक्टेंट में? 1। यहां पे कितना? 1। ये कितना है? 2। ऑक्सीजन का ये कितना है? 2। तो दोनों जो क्या है? बराबर है ना। इसको क्या बोलते हैं? जब नंबर ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, जो केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, उन सारे एलिमेंट्स के जब नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड, रिएक्टेंट के साइड भी और ये जो साइड है साइड ऑफ प्रोडक्ट, इन दोनों के साइड अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट बराबर है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? क्लियर अच्छे से? अच्छा एक और बात ध्यान से देखना, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर इसको नोट कर लो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर इक्वल मासेस होती है दोनों साइड। तो क्या बोला आपने? ध्यान से देखना। आप इसको मिटाऊं, मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा देता हूं मैं। ले लो स्क्रीनशॉट, जो भी लेना करना है कर लो। इसको मिटाता हूं, रुको। ये क्लियर हो गया। बैलेंस तो है ये, क्यों? दोनों साइड सेम नंबर ऑफ क्या है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अरे कार्बन एलिमेंट था, इसका कितना एटम? इधर 1, इधर भी कितना? 1, इधर 2, उधर भी 2। किसका? ऑक्सीजन का। बैलेंस्ड है। मैं आपको नोट लिखवा रहा था, नोट क्या है? नोट 2000 का बंद हो चुका है, तो उस नोट की बात कर नहीं रहे हैं हम, करना भी नहीं है। अरे ये क्या हो, अच्छा ये चलो ठीक है, चलो फिर लिखता हूं मैं नोट। चलो अच्छे से, नोट क्या कहते हैं हम? नोट बाद में लिखूंगा मैं, पहले इसको बस समझाता हूं मैं। इरेजर को थोड़ा साइज कम कर देते हैं। हाँ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे CO2, इसकी मास कितनी होती है? 12। ऑक्सीजन कितनी होती है? 2 × 16। अरे 2 एटम है ना, और एक एटम कितनी होती है? मास 16 होती है, लिख दिया 16। कितनी? 12, ठीक है। ये कितनी है सर? कार्बन कितनी होती है सर? 12 प्लस ऑक्सीजन कितनी? 2 × 16। क्लियर है? तो इसके मास को चेक करो, ये 12 प्लस 32 है ना, ये कितना आ गया? 44 ना, 314, 44 ग्राम। और ये यहाँ पे चेक करना, 12 प्लस 32, यहाँ पे कितना आएगा? 44 ग्राम। अब देखो, जितनी मास यहाँ पे थी उतनी मास यहाँ पे है कि नहीं है? बिल्कुल है कि नहीं है? अरे भाई जितनी मास यहाँ पे है कार्बन और ऑक्सीजन की, उतनी कहाँ यहाँ भी है। इसमें हम क्या लिखते हैं, जरा इसको मैं छोटा कर दूं और आपको इसमें लिखूं, तो मैंने कर दिया ऐसे छोटा। दिख रहा है भाई आपको अच्छे से? बिल्कुल दिख रहा होगा। अब मैं यहां पे नोट लिखता हूं, नोट अ बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज equal masses of various elements in reactant and product। कितना आसान है भाई। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जो वेरियस एलिमेंट्स हैं उनकी जो मासेस है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में वो क्या होती है? सेम होती है। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर नंबर ऑफ एटम ही सेम है हर एलिमेंट्स के, दोनों साइड के भाई, जितना इधर उतना ही इधर, अगर दोनों साइड के नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ही सेम है, उनकी मास भी क्या होगी? सेम होगी। क्लियर है? ये पॉइंट आप लोग लिख लेंगे अच्छे से। स्क्रीन में सो रहा है अच्छे से? मैं हट जाता हूं, बिल्कुल सो रहा है अच्छे से। क्लियर है? याद रखेंगे आप लोग कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जो मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स होती है वो क्या होती है? सेम होती है। आगे चलो, मैं आगे चल रहा हूं भाई, आगे। एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आने वाली जो एलिमेंट्स हैं उसके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे। देख लो यहाँ पे H2O2 हाइड्रोजन के एटम, नंबर ऑफ H एटम, नंबर ऑफ H एटम्स। यहां क्या? नंबर ऑफ O एटम्स। मैं इधर क्या लिखता हूं? रिएक्टेंट। इधर क्या लिखता हूं? प्रोडक्ट। यहां पे कितना है सर? 2। यहां पे कितना है? 2। किसका? हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन कितना है यहां पे? 2। यहां पे कितना? 1। ये अनबैलेंस्ड है ना,
क्यों? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन बोथ द साइड, ऑन द साइड ऑफ रिएक्टेंट एंड ऑन द साइड ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट सेम, इज नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई दिस केमिकल इक्वेशन इज अ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कोई दिक्कत की बात है? नहीं। इसमें क्या लिखेंगे नोट, इसमें क्या लिखेंगे नोट, जरा इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं, कर देता हूं मैं ऊपर शिफ्ट, इसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया हल्का सा, चलो ठीक कर दिया शिफ्ट ऊपर। अब मैं लिखता हूं नोट कि एन unbalanced equation has unequal masses of various elements in the reactant and product। वो तो आप लिख लोगे पीछे से, ठीक है। An unbalanced chemical equation has an unequal masses of various elements in the reactant and product। क्लियर है? एकदम आसानी के साथ दिख रहा। अच्छा आपको दिखा देता हूं मैं कैसे। देखो H2 की मास कितनी 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन कितनी 2 into 16। क्लियर है? अब यहां पे कितना 2 into 1 प्लस कितना 16, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 32 34 हो गया। ये कितना हो गया 2 प्लस 16 18। यहां पे 34 ग्राम था, यहां पे 34 ग्राम, ये कहां पहुंच गया 18 ग्राम, बाकी का कहां चला गया नानी गांव। नहीं ना, ये पॉसिबल नहीं हो सकता ना। और पता चलेगा कि आप बैलेंस करते। अब हम आएंगे बैलेंसिंग पे, अभी नहीं आ रहे थे बैलेंसिंग पे, अब आएंगे। बैलेंसिंग करना के ऊपर आपको दिख गया, अरे मास ही गायब हो रही है। मास गायब तो हो नहीं सकती है, क्यों? आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो 34 ग्राम से 18 ग्राम ऐसे थोड़ी हो जाएगा। मास गायब कहां हो गई? गायब नहीं हो सकती सर। इस यही मास गायब ना हो, इसी के लिए बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आ गया ना? इसको आपको लिखना नीचे में, ये क्वेश्चन फिर से लिखो H2 + O2 कर लो ना, टाइम उतना नहीं है, चलते हैं 41 मिनट ऐसे ही हो गए, उतना नहीं करते हैं, ठीक है। चलो आगे, ये क्या है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमने उसको सीख लिया क्या होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, जहां पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स सेम नहीं होती, इक्वल नहीं होती है। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है तो उसके मासेस भी इक्वल नहीं होंगे दोनों साइड, जो कि पॉसिबल है नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहती है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना तो क्रिएट कर सकते हैं आप, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहां पे तो डिस्ट्रॉय हो रही है, पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। दिखाऊंगा मैं आपको कैसे, ठीक है। आगे चलो, मैं आ गया बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब इक्वेशन बैलेंस करते कैसे हैं, मतलब ना 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 ये नहीं सीखना है हमें, इसमें हमें सीखना है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन होती क्या है। पढ़ते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट DFFERENT शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ये जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये दोनों के नंबर अलग अलग होते हैं। जैसे यहां पे ऑक्सीजन 2 है, यहां पे 1 है, इसके नंबर अलग अलग हैं, इसको इक्वल कर देना, सेम कर देना, दिस इज व्हाट वी कॉल बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। फिर से पढ़ो, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम जो हैं उनके नंबर को इक्वल करना, कहां पे? ऑन बोथ दी साइड्स ऑफ एन इक्वेशन, इक्वेशन के दोनों साइड जो नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैं उनको जो इक्वल करने का प्रोसेस है, क्या बोलते हैं उसको हम? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पे देखो H2 था, O2 था, यहां पे क्या H2 है, तो बैलेंस कैसे करेंगे? सीख लो जरा, सीख लो। पहले क्या लिखो? नंबर ऑफ, लिखना जरूरी नहीं, पहले आप सीख लो, एक बार तरीका सीख लो उसका, आप खुद से कर सकते हो। नंबर ऑफ H एटम्स, और फिर क्या है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। भाई इन यहां पे लिखोगे रिएक्टेंट में, REACTNT रिएक्टेंट, यहां पे प्रोडक्ट में, ठीक है। कितना रिएक्टेंट में भाई? यहां पे कितना हाइड्रोजन एटम? 2, यहां पे कितना? ये तो बैलेंस है। और यहां भी 2, यहां भी 2, ये तो बैलेंस है ना। हाइड्रोजन 2 यहां भी है, यहां भी बैलेंस। ऑक्सीजन क्या? यहां पे 2 है, यहां पे कितना है? 1। तो ये इसको क्या करना पड़ेगा? 2 बनाना पड़ेगा, या फिर इसको 1 बनाओ। इसको 1 बनाना मुश्किल है, इसको 2 बनाना आसान है। क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई? ऐसे, 2H2O। लेकिन जब आप यहां पे 2H2 रखोगे, मतलब ये अब कितना हो गया? ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन को 2 करने के चक्कर में हमने हाइड्रोजन को क्या किया? 4 बना दिया। 2 into 2 कितना हो गया? 4 हो गया ना। अरे हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 पहले से था, 2 और आ गया, तो 2 into 2 4 होते हैं, 4 हो गया।
अब इधर क्या करना पड़ेगा, 2 लगा देंगे। अब देखो जरा ध्यान से, अब ये कितना हो गया, 2 से हटा के इसको क्या बोलो, देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया 4, इधर भी 4, ये कितना 2, और इधर भी कितना 2। अब सारे क्या हो गए, बैलेंस हो गए। क्या कोई दिक्कत की बात? अब देखो सबके नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट नंबर, बैलेंसिंग क्या होती है सबसे पहली बात, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इक्वल ऑन बोथ दिस साइड। नंबर ऑफ डिफरेंट मतलब क्या, जो डिफरेंट एटम है उनके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको इक्वल कर देना। कितना 4 4 रिएक्टेंट में, इन प्रोडक्ट 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 2, यहां भी 2, क्लियर है, बैलेंस है, एकदम क्लियर। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। कोई दिक्कत की बात नहीं, क्लियर है एकदम अच्छे से। बार बार समझ में नहीं आया, वीडियो को दोबारा से देखो, समझ में आ जाएगा। अरे हाइड्रोजन ऑक्सीजन थी, अलग अलग नंबर थे इनके, मतलब रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, हमने इसको सेम करना था, कर दिया। तरीका क्या है, देखो ऐसे बता दिया। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, एकदम क्लियर। आगे चलूं मैं। अब आपसे सवाल लोग पूछ सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते क्यों हैं। आपने अभी देखा क्या कि सर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है ऑन बोथ दी साइड, दैट इज द साइड ऑफ रिएक्टेंट एंड द साइड ऑफ प्रोडक्ट, इज अनइक्वल। अगर अनइक्वल है तो मास अनइक्वल होगा, मास अनइक्वल होगा, दैट विल वायोलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की लॉ को वायोलेट करता है ये चीज। कौन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करके हम क्या करवाएंगे, बैलेंस करके हम ये कंफर्म करते हैं कि वो इक्वेशन ओबे करे, किसको ओबे करे या फिर सेटिस्फाई करे, किस चीज को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर? कैसे सर, क्या इसमें हो गया क्या वो चीज? बिल्कुल। यहां देखो 2 इंटू, यहां पे 2 इंटू 1, ये क्या है, इसकी मास हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन में कितना 16 इंटू 2। सही से लिखे क्या इसको, तो लिखते हैं सही से, जरा ट्राई करे, छोटा छोटा छोटा, इसको मैं सही से लिख के दिखाता हूं आप। ठीक है, चलो ठीक है सर, मैं ऐसे करा, मैंने H2 प्लस O2 था, H2O बना, यहाँ पे 2 लगाया, फिर यहाँ पे 2 लगाया, ये कितना हो गया 2 इंटू 1। अरे हाइड्रोजन के तो 2 इंटू 1 तो होगा ही ना, फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई भी हो रहा, तो ये ऑक्सीजन में कितना हो गया 16 इंटू 2 कितना 32। बाद में करेंगे यहाँ पे क्या 2 इंटू हाइड्रोजन कितना 2 इंटू 1 भाई, और प्लस क्या ऑक्सीजन 16, ऐसे सॉल्व करो, ये 2 इंटू 2 4 प्लस ये कितना 32। क्लियर है? यहाँ पे कितना, ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 इंटू 16 प्लस 2 कितना हो गया 18, यहाँ पे 32 प्लस 4 36, यहाँ पे कितना 36। यहाँ पे क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। सेटिस्फाई नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये जो नंबर ऑफ एटम आपने इक्वल किया है, इसको बोलते हैं क्या, बैलेंसिंग। क्यों करते हैं? ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे हो सके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्यों करते हैं? तो टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर एकदम अच्छे से? आगे चलो, मैं सवाल व्हाई केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस्ड लिख दिया मैंने, आप इसको कर लेंगे, ठीक है। आगे, हाउ टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। हम इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं? टाइम आगे बढ़ गया क्या, 48 मिनट हो गया, कोई बात नहीं, चलते हैं। मुझे लगा थोड़ा जल्दी करने के लिए, कोई बात नहीं, डिटेल में किया, अच्छे से किया है। हाउ टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव, हम इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं? जैसे आपने देखा कि सिंपली हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन जब हमने H2 और O2 लिखा, हमने उसके स्टेट को नहीं लिखा, कैसी स्टेट है, गैस है कि लिक्विड है कि सॉलिड है, स्टेट नहीं लिखते हैं। तो अगर मतलब हम स्टेट डिनोट कर दें, कैसी स्टेट है, हीट कहां से कहां जा रहा है, रिएक्टेंट में हीट है या हीट रिलीज हो रहा है, अगर ये सब रिप्रेजेंट कर दें तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। हमारे पास 3 तरीके हैं जिसके तहत हम इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। पहला तरीका, बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट, किसकी क्या स्टेट है वो रिप्रेजेंट करो। दूसरा है बाय इंडिकेटिंग हीट चेंजेस, हीट चेंजेस कैसे हो रहा है वो रिप्रेजेंट करो। तीसरा क्या है, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस, मतलब क्या क्या कंडीशंस हैं जिसके तहत रिएक्शन होगा वो रिप्रेजेंट कर दो। मतलब
कुछ कंडीशन आपको दिखाऊंगा मैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन कुछ खास कंडीशन पे ही काम करती हैं, मतलब होती हैं, टेक प्लेस करती हैं। तो ऐसे ऐसे कंडीशंस को रिप्रेजेंट करना, इन तीन चीजों को रिप्रेजेंट करना आपको क्या बनाता है इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव। क्लियर है? बाय एग्जांपल जैसे Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, तो केमिकल इक्वेशन है, इससे आपको कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। इंफॉर्मेशन कब मिलेगा? जब आप इसके स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे कि ये सॉलिड होगा, ये क्या होगा एक्वस, मतलब क्या पानी में मिला हुआ, और इससे क्या बना सर, इससे बना ये ZnSO4 मतलब क्या, ये एक्वस और ये क्या हाइड्रोजन गैस। याद रखना। अच्छा एक चीज और एक चीज और एक चीज और, बैलेंसिंग में आपको मैं बता दूं, बैलेंसिंग में कभी ये नहीं करना है कि सर अगर हमें ऑक्सीजन को, जैसे आपने जब यहां पे 2 नहीं और यहां पे 2 नहीं था, तो कितने बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहां पे ऑक्सीजन 2 है तो हम भी यहां पे 2 लगा देते हैं। अरे बेवकूफ, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? वाटर का फॉर्मूला फिक्स है, वो कभी कुछ और नहीं हो सकता, ये फॉर्मूला हमेशा H2O ही होगा। आप हमेशा उसके आगे नंबर लगाते हो, पीछे नहीं। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कभी चेंज नहीं करना है, या फॉर्मूला ऑफ द जो एलिमेंट का फॉर्मूला है, ऐसे जो जनरली गैस वगैरह होती हैं वो देखो ऐसे डाई एटॉमिक फॉर्म में आती हैं, H2 O2 Cl2 I2, तो ये गैस फॉर्म में आएगी, N2 नाइट्रोजन, तो गैस होगी वो 2 के फॉर्म में आएगी, डाई एटॉमिक गैस होती हैं ये। लेकिन जो आपको ऐसे सोडियम है वो Na आ सकता है, अब इसका कभी आप Na2 नहीं लिख देंगे अपने मन से, नहीं ऐसा कभी नहीं लिखेंगे। तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि आपको अगर बैलेंसिंग करना है तो बैलेंसिंग आपको नंबर्स को आगे मल्टीप्लाई करके करना है, फॉर्मूला को चेंज नहीं करना है। जैसे H2O2 नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो समझ में आ गया होगा आप लोग। कहां पे थे हम लोग? यहां पे। हाँ, तो क्लियर कर दिया हमने इसको, क्या 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 बना दिया, मोर इंफॉर्मेटिव। फिर यहां पे CH वोल्टवाइज क्या होता है सर? CH वोल्टवाइज एक्वस होगा। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, लॉजिकल सी बात है। CaCO3 सॉलिड प्लस क्या H2O। CH वोल्टवाइज एक्वस को क्या मिला है किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। क्या बना? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, ये क्या वाटर। वाटर कैसी बनती है सर? यहां पे लिक्विड, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं। अब कार्बन गैस, ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस, बहुत आसान। CH4 प्लस 2O2, अब ये क्या गैस, ये भी क्या गैस। इसके क्या बना? CO2 गैस प्लस H2O, ये भी गैस। इस इक्वेशन में इसमें हीट एनर्जी भी निकलती है, हीट एनर्जी ऐसे लिखेंगे क्या, हीट एनर्जी। या तो आप ऐसे क्या, फिर ऐसे सिंबल बना दें ट्रायंगल का, ट्रायंगल डिनोट्स द हीट एक्सचेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर है अच्छे से? आगे चलो, मैं आगे चलूं। N2 गैस, O2 गैस, 2NO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। क्लियर है? अच्छा इसमें एक चीज का ख्याल रखेंगे आप, क्या क्या मेरे से रह गया, ये इसको मैं जरा ठीक करूं। ये गैस है, प्लस यहां पे आपको हीट एनर्जी चाहिए, तो भैया क्या बनेगा? NO बनेगा। क्लियर है? देखो यहां पे हीट एनर्जी निकल रही थी, C प्लस O2 CO2, यहां भी आपको हीट एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी। क्या निकलती है भाई? हीट एनर्जी। इसको डिनोट कर सकते हैं किससे? ट्रायंगल से। कहां किया? यहां पे। N2 प्लस O2 गैस था, हीट एनर्जी दिया, क्या बना? NO। देखो इन सबसे क्या हो रहा है, इक्वेशन ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन रही है, छोटी से चीजों में हम बहुत एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, गैस है, मतलब क्या हमने छोटे छोटे चीजों को डिनोट करके इक्वेशन को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना दिया। क्लियर? आगे CaCO3 किसमें होगा? सॉलिड में। क्या करेंगे? इसको हीट देंगे, ऐसे हीट, क्या होगा? टूट जाएगा, CaO सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, खत्म। अब ये दो रिएक्शन आप लोग कर लेंगे क्या? नहीं, मतलब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, मैं कर देता हूं। KClO3 हीट करेंगे और MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये कैटलिस्ट है जो रिएक्शन को फास्ट करेगा। कंडीशन यही है कि हीट भी करेंगे, MnO2 भी देंगे, तो आके क्या फॉर्म होगा? अब इसका स्टेट क्या होगा? KClO3 सॉलिड, यहां पे क्या सॉलिड, और ये क्या गैस, कोई दिक्कत की बात। KClO3 सॉलिड स्टेट में था, क्या किया इसको हमने? जब हीट किया और MnO2 के साथ इसको रिएक्ट करवाया, तो MnO2 एज ए कैटलिस्ट काम करके क्या बना दिया? KCl सॉलिड स्टेट में और ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में। अब आगे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये किस में होगा? गैस में। ये क्या? H2 गैस में, क्या बनेगा? CH3OH लिक्विड। इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल
इसका नाम एक और है जिसको बोलते हैं मीथेनॉल। मीथेनॉल पढ़ेंगे आप लोग ये चैप्टर नंबर 4 में केमिस्ट्री के। क्लियर है एकदम अच्छे से? एकदम अच्छे से क्लियर है सब कुछ? बता दिया मैंने आपको, इसमें कोई, बिल्कुल सही है सब कुछ, हर एक चीज क्लियर। गैस गैस लिक्विड CSU3 लिक्विड एकदम क्लियर हो गया। हाँ चलो भाई आगे। अब बात करते हैं हम कुछ केमिकल रिएक्शंस की। राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन, मतलब आपके सामने क्वेश्चन आ गया। अब राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दे रखा है, इसके लिए आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। रिएक्शन क्या है? मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन। एक चीज याद रखना, कभी भी कोई कहीं पर लिख लो इसको, कहीं पे आपको कोई बोले कोई चीज की कंबशन रिएक्शन हो रही है या फिर कोई चीज ऑक्सीजन के साथ जल रही है, दोनों बातें एक ही है। कंबशन करने का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कंबशन। इसको बार बार जाके देखो पीछे जाके और इसको लिख लो कहीं पे। कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन मतलब क्या? कंबशन। अब यहां जाओ, मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब मीथेन जलती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करने को? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्म करने को। अभी देखा है रिएक्शन, CH4 प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस H2O। इसमें क्या निकलता था? हीट एनर्जी। याद है आप लोगों को? CH4 क्या होता है सर? देखो बैलेंस है क्या? कार्बन कितना है? एक, एक बैलेंस। ऑक्सीजन, अच्छा हाइड्रोजन कितना है? 4, यहां पे 2, बैलेंस नहीं है। अरे यहां पे कितना हाइड्रोजन? 4 ना, यहां पे कितना? 2 ही, बैलेंस नहीं है। अगर हमने यहां पे 2 लगा दिया तो देखो, एक तो वो भी तरीका है कि आप क्या लिखो, नंबर ऑफ C एटम्स, फिर नंबर ऑफ H एटम्स, फिर यहां लिखोगे नंबर ऑफ और कोई है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम्स। लेकिन मैं कहता हूं कि आप सिंपली सीख सकते हो। देखो जरा, यहां पे ऑक्सीजन कितने एटम? 2 एटम। यहां पे कितने? 2। और यहां पे कितना? 1 था। अगर इसको मैं मिटा दूं यहां से, एक मिनट रुक जाओ, छोटा है इसको, आ गया ऐसे, अगर मैं मिटा दूं इसको, अब कितना रहेगा? ध्यान ध्यान से देखना, पहले यही था ना? अरे पहले यही था ना, CH4 प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस H2O प्लस हीट एनर्जी। इसको छोड़ो, इसको बाहर में भेजो। कहां गया, कहां गया भाई? इसको हम बाहर में भेज देंगे, हटाओ। तो बाद में हम वो तो इन्फॉर्मेटिव बनाने हमें आ गया है, हम बना लेंगे, ठीक है। अभी हम इसको बैलेंस करते हैं। CH4 प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस H2O, एकदम क्लियर है। इसको भी मिटाता हूं मैं, एक मिनट रुक जाओ, मिटा दूं मैं इसको भी, थोड़ा अच्छे से लिखूं, H2O। अरे ये बैलेंस होगा कैसे? कार्बन कितना? 1, यहां कितना? 1, कार्बन बैलेंस है। तो लिखो यहां पे 1 कार्बन रिएक्टेंट में, 1 कार्बन प्रोडक्ट में। यहां पे कितना हाइड्रोजन? 4, यहां पे 2, फिर यहां पे कितना ऑक्सीजन? फिर यहां पे ऑक्सीजन है 2, यहां पे कितना? 3। ले भाई, ना हाइड्रोजन बैलेंस है ना ऑक्सीजन बैलेंस है। कैसे बैलेंस करेंगे भाई? अगर हमें इसको 4 बनाना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? अरे अगर यहां पे देखो ना जरा, हाइड्रोजन कितनी है? यहां पर हाइड्रोजन 2 ही है, क्या बनाना है? 4 बनाना है। क्यों? क्योंकि इस साइड 4 थी। 2 इंटू 2, ये तो बहुत सिंपल है। अगर 2 लिखा तो यहां 2 लिखना होगा। जो आपने इसको 2 किया तो ऑक्सीजन भी कितना हो गया? 2 ही तो हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। देखो अभी पहले कितना था? 2, यहां पे 2 है, और 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4 ऑक्सीजन। यहां पे 2 लगा दो, कोई दिक्कत की बात? समझ में आया कि नहीं आया? अभी यहां पे देखो, पहले 2 और 1 सिर्फ 3 ऑक्सीजन था, लेकिन जब आपने हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए यहां पे 2 लगाया तो ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी लग गया है। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। ये 2 ऑक्सीजन यहां पे 2, यहां पे 4, यहां पे कितने थे? 2 ही थे, हमने यहां 2 लगा दिया। 2 इंटू 2 कितने हो गए? 4। तो अब क्या है? ऑक्सीजन भी यहां भी 4 और यहां भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये तो 4 हो ही गया। सारे क्या हो गए? बैलेंस हो गए। क्या कोई दिक्कत की बात? तो क्या आप अब आगे जो ये क्वेश्चंस हैं इनको आप खुद से कर सकते हैं? कर सकते हैं। मैं आपको रिएक्शन लिख देता हूं बस। हीटेड आयरन मेटल मतलब क्या? आयरन, ठीक है। रिएक्टेड विद स्टीम, H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बनाने को? टू फॉर्म आयरन 2,3 ऑक्साइड, इसको बोलते हैं Fe3O4। याद रखना, FeO को हम बोलते हैं आयरन 2 ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? आयरन 2 ऑक्साइड। इसको हम बोलते हैं, का नाम है फेरस ऑक्साइड, ठीक है। और जब कहीं पे लिखा हो Fe2O3, इसको बोलते हैं आयरन 3 ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? आयरन 3 ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम है? फेरिक ऑक्साइड। और एक होती है
2O, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, FeO प्लस Fe2O3 से मिलके बनी हुई Fe3O4। मतलब जब इन दोनों को मिलाते हैं तो ये Fe3O4 बनती है। इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। इसका नाम है आयरन 2,3 ऑक्साइड। आयरन 2,3 ऑक्साइड, ऐसे लिखो, ऐसे आयरन 2,3 ऑक्साइड। इसको मिटा दो, सिलेक्शन करो, इसको बाहर लाओ। भाई तू बाहर आ जा, हाँ वही वहीं चला जाए। आयरन 2,3 ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। ठीक है, बस ये बात आप याद रखो, ये चीजें बहुत आसान है। FeO आयरन 2 ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, Fe2O3। 2 मतलब क्या? इसकी वैलेंसी 2 है। इसमें आयरन की वैलेंसी कितनी है? 2 है। इस वैलेंसी 3 है, और यहां पे क्या है? 2 3 दोनों है, तो उसको क्या बोलते हैं? Fe3O4 मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। क्लियर है अच्छे से? एकदम अच्छे से। अब यह बस रिएक्शन है, क्या बनता है? आयरन 2,3 ऑक्साइड मतलब मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन H2। इसको बैलेंस आप लोग करेंगे। ऐसे करते मैंने आपको बहुत आसान, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन H2 प्लस Cl2 क्या बन रहा है? HCl। बैलेंस करेंगे आप लोग खुद से। उसके बाद हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म एमोनिया। बहुत आसान, हाइड्रोजन गैस H2 प्लस क्या? N2 गिव्स यू क्या? NH3 एमोनिया। खत्म। बैलेंस करेंगे आप लोग खुद से। अब आगे सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव, बहुत आसान है, सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर H2O गिव्स यू NaOH, गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। कोई दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं। मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम बर्न कर रही है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या बनाने को? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने को, MgO। बैलेंस करेंगे भाई। इसी के साथ हम खत्म कर रहे हैं आज के इस वीडियो को। आपको एक बड़ा बड़ा थैंक यू कि आप लोग इतने लंबे टाइम तक टिके रहे। और वीडियो बन चुकी है 1 घंटे 1 मिनट की, और लंबा नहीं करेंगे। राधे राधे।